साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है। इसमें हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग में जानते होंगे आप, यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं तो आप जानते होंगे इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, तीन तरह की स्टडी कर रहे होते हैं। तीन तरह की स्टडी इन जनरल होती है, स्पेशली मैकेनिकल या फिर सिविल की स्टडी में। यहाँ पर होती है एक सॉलिड्स की, सॉलिड्स के मैकेनिक्स की। तो सॉलिड जो मटेरियल होते हैं उसके मैकेनिक्स, यानी उसमें जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या लगता है सॉलिड के मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ फोर्स और डिफरेंट टाइप के एनालिसिस। फिर लिक्विड के मैकेनिक्स होती है जिसको हम अम, एक तरह का लिक्विड मैकेनिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स के रूप में हम देखते हैं। और तीसरा होता है मैकेनिक्स जो होता है थर्मल मैकेनिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो हम तीन तरह की स्टडी यहाँ पर कर रहे होते हैं। साथ में इंजीनियरिंग में एक होता है मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये तीन चार सब्जेक्ट हम इन जनरल पढ़ते हैं। तो जिसमें ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, इसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसमें लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस के बारे में और उस फोर्सेस से होने वाले एक्शंस के बारे में। तो बिना लेट किए हुए हम चलते हैं इसके मंडल्स की बुक, यानी इस बुक में सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है कि ये इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं और पीएसयू गेट और आईईएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम इस समय हो गया ईएसई, इसका नाम जो चेंज हो चुका है अभी, ईएसई हो चुका है। तो ईएसई वाले में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में या फिर जो है गेट में या फिर पीएसयू में जो हम आ, पढ़ाई लिखाई करते हैं उसी के बेस पे हम देखते हैं आगे स्ट्रेस क्या होता है और इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इन सब की स्टडी क्यों कर रहे होते हैं हम, तो हम आपको डिटेल में बताएं तो हमारे सभी इंजीनियरिंग साथियों को पता होगा कि ये जो स्टडी आप मैकेनिक्स है, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, इसकी स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डिजाइन करना होता है मैकेनिकल इक्विपमेंट या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर को। जब भी डिजाइन करना होता है तो उस पे लगने वाले डिफरेंट टाइप के फोर्सेज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और डिफरेंट टाइप के सुरक्षा कारणों की जांच या स्टडी पहले ही करनी होती है कि जिससे बिल्डिंग तैयार हो या फिर जो है मटेरियल तैयार हो या फिर कोई पुल ब्रिज तैयार हो तो उस पे, या फिर जो है कोई प्लेन या मशीनरी हम तैयार कर रहे हैं उस पे लगने वाला जो लोड है वो परमिसिबल लिमिट से हमेशा कम रहे। अदरवाइज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होगा तो ज्यादातर ब्रेकिंग होगा, जो ब्रेकिंग हम अलाउड नहीं करते हैं इन जनरल। टूट फूट अलाउड नहीं करते हैं मैकेनिकल पार्ट्स में। तो इसलिए हम सेफ्टी का डिजाइन करते हैं। और आपने देखा होगा ज्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स रग्ड होते हैं जब भी यूज कर रहे होते हैं हम तो काफी दिन तक चलते हैं। तो इस यही कारण है कि डिटेल स्टडी होती है पहले फिर बनता है, तो इस वजह से जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बिना लेट किए हुए हम चलते हैं पॉइंट पर। तो स्ट्रेस की एनालिसिस, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस रेसिस्टिंग एक तरह का रेसिस्टिंग फोर्स है। तो रेसिस्टिंग फोर्स कौन सा? जब एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रॉब्लम अप्लाई होती है आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। इन जनरल देखिए, रियल लाइफ में माइंड पे बहुत सारी टेंशन होती हैं तो उसको रेसिस्ट करने की एक कैपेबिलिटी माइंड की होती है और उस माइंड को बियर करने की क्षमता को ही हम स्ट्रेस कहते हैं यहाँ पर, जो रियल लाइफ में है। और जो मटेरियल लाइफ में है, तो मटेरियल लाइफ में स्ट्रेस का मतलब है कि जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो अंडर उस फोर्स के अपोज करने के लिए अंदर से उसका रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। नॉर्मली उस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम कहेंगे क्या, रेसिस्टिंग फोर्स को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। व्हेन अब देखिए,
definition: when a material is subjected to an external force, a resisting force in the component, internal resistance, force per unit area acting on a material, or intensity of force distributed over the given section is called स्ट्रेस। मतलब समझ में आ गया होगा कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके अपोज करने के लिए, यानी अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्थिति जिस स्थिति में था वो मटेरियल उस स्थिति में मेंटेन करने के लिए वो अपोजिंग फोर्स डेवलप जो होता है उसी को हम कहते हैं क्या है कि डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो फोर्स डेवलप होता है वो इन जनरल इक्वल होता है कौन से फोर्स से, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं क्या है, ये स्ट्रेस है। तो इट इज स्ट्रेस को हम एनालिसिस करने के लिए हम उसकी कंसंट्रेशन स्टडी करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज इट इज अ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया स्पेसिमेन आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। देखिए, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का मतलब है ये सिग्मा से डिनोट करते हैं लोड पी जो अप्लाई किया आपने लोड, और इसी के अपोज डायरेक्शन में जब लोड इस सरफेस पे अप्लाई होगा तो अपोज डायरेक्शन में इस सरफेस को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए इतना ही फोर्स अंदर की तरफ ये मटेरियल लगाएगा जो डिफॉर्मेशन से बचेगा। तो इस सरफेस पर जो लोड लग रहा है, इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया और इस सरफेस पर लगने वाला लोड का एक तरह का रेशियो, इसी को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। फोर्स को फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया तो इसी को इंटेंसिटी बोलेंगे, और इन जनरल इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट, पी इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन। पी को इन जनरल फोर्स को हम न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम इन जनरल पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, पास्कल तो पता ही है हमको, पास्कल क्यों कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। पास्कल एक छोटी यूनिट है, इसकी बड़ी यूनिट बहुत सारी होती हैं। तो बड़ी यूनिट क्या होता है पास्कल में, इन जनरल हम डिनोट नहीं करते हैं। जब इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे होंगे तो फोर्सेज भी बहुत हैवी लग रहे होंगे, तो किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल में स्टडी कर रहे होंगे। किलो पास्कल का मतलब 10⁻³ पास्कल या फिर 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यदि जो है यही मेगा पास्कल होगा तो 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मेगा पास्कल। यहाँ पर 1 मेगा पास्कल होगा, ये थोड़ा सा गलती से यहाँ छप गया है। ठीक है, 1 मेगा पास्कल हो जाएगा। इसी तरह का ये अगला वाला है 1 गीगा पास्कल, के लिए आप समझ रहे होंगे। बाकी आगे देखते हैं। रॉड, देखिए एग्जांपल दे रखा है, रॉड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैरिंग एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब एक्सिस के थ्रू लोड, इस तरह का लोड एक्सियल लोड है, इसके एक्सिस के अलोंग लोड लग रहा तो एक्सियल लोड है। इन दिस रॉड टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इज गिवन बाय, टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा इसमें टेंशन क्रिएट हो रहा, बाहर की तरफ खींच रहा टेंशन क्रिएट होगा। कंप्रेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है, अंदर की तरफ उधरे। तो आपने देखा कि इसका टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा है लोड की वैल्यू लिख दिया और यहाँ पर उसका एरिया लिख दिया। एरिया एमएम में है तो हमने एमएम में लिख दिया। तो एमएम में एरिया लिख दिया 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। 100 नीचे से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैलकुलेट हुआ। अच्छा, एमएम स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे तो ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा। तो इस वैल्यू को जो होता है यही हमने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये मेगा पास्कल कन्वर्ट हो गया। तो जब भी एमएम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आया तो हमने इसको एमएम को ही कन्वर्ट किया है 10⁻⁶ लगा के, और ये वैल्यू यहाँ पर दे दिया मेगा पास्कल। तो डायरेक्ट लिखा गया है यहाँ पर, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो आपको समझाने के लिए अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो कीजिए, फिर भी देखिए यहाँ पर आपका 10⁻⁻³ 1 mm 10⁻³ होगा। ठीक है, 1 mm की वैल्यू होगी कितनी, 10⁻³ ठीक है। और अगला यहाँ पे 10⁻³ करोगे, ठीक है, 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगी, यानी 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आएगी 10⁻⁶ की, और जे ऊपर जाएगी तो आ जाएगी 10⁻+6 की। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी समझ में आ चुका होगा आपको जो बातें हमने करी है। यहाँ पर करने को सोच रहा हूँ।
वो बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी। तो ये सब सारी चीजें होती हैं जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आप समझ भी रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, इस बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए पेन ले लिया। रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेज फॉर एक्सियल लोडेड मेंबर इज नॉर्मल टू द सेक्शन कट परपेंडिकुलर एक्शन। देखिए, रिजल्टेंट जो होता है फोर्स का, चाहे नॉर्मल लोडेड मेंबर हो, उसके एक्सियल लोड का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो उसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर पीछे की तरफ। जैसे ये फोर्स है, इस फोर्स का नॉर्मल निकालोगे तो इस फोर्स का नॉर्मल ये आएगा, ठीक है, और इस फोर्स का नॉर्मल इधर जाएगा। तो ये इसके नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है, इस वाले सेक्शन के परपेंडिकुलर है। इसी बात को हम डिनोट करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसी को नॉर्मल कर रहे हैं। तो द रिजल्टेंट ऑफ द इंटरनल फोर्सेज ऑफ एक्सियल लोडिंग मेंबर इज नॉर्मल टू द सेक्शन कट परपेंडिकुलर टू द मेंबर एक्सिस। द फोर्स इंटेंसिटी ऑन द सोन सेक्शन इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये दे रखा है P अपॉन ए, फोर्स अपॉन अप्लाइड एरिया। तो ये भी मुझे समझ में आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट पर, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी। अब फोर्स का इंटेंसिटी जो है वो अगर स्मॉल फोर्सेज है तो डेल एफ बाई डेल ए होगा, लिमिटेड है। और अगर जो है वही इंटेंसिटी को हम एज ए होल देखें तो एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू ये आएगी, जो हम कैलकुलेट करने में अक्सर यूज करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी की वैल्यू के बारे में यहाँ डिफाइंड है। इफ सिग्मा टी यानी सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रेस इज टेंसाइल, द फाइबर ऑफ द कंपोनेंट टेंड टू elongate ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। हाँ, नंबर भी ना, शाम को मिलो, शाम को मिलो, मैं देखता हूँ जरा अपना प्रॉब्लम, शाम को मिलो। द फाइबर ऑफ द कंपोनेंट टेंड टू द elongate ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर टेंसाइल कब होगा, कंप्रेसिव कब होगा, इसके बारे में समझने के लिए हमने बताया कि यदि जो है सिग्मा यानी जो स्ट्रेस की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो स्ट्रेस टेंसाइल होगा। टेंसाइल क्यों होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा उसको पुल कर रहा होगा, पुलिंग फोर्स होगा। पुलिंग फोर्स, द फाइबर ऑफ द कंपोनेंट इज ट्रेंस टू elongate यानी बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। जो जो मेंबर है, जो रॉड है, एक तरह का ये रॉड मान ले अगर हम, और इस रॉड पर आपने इलंगेशन फोर्स लगाया, इधर की तरफ खींचा या फिर इधर की तरफ खींचा, किसी भी तरफ ये खींचा तो उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लो ये फिक्स रहा होगा तो आपने इधर खींचने की कोशिश करी तो इस समय यहाँ पर उतना ही फोर्स अंदर की तरफ ये रेसिस्ट करने के लिए लगेगा। तो रेसिस्टिंग फोर्स जो है जिसकी वजह से ये एलंगेट होने की कोशिश करे, ये रिमेंबर जो जो रॉड है वो बढ़ जाए, बढ़ने की कोशिश करे, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स है। तो समझ में भी आ रहा होगा, टेंशन अगर जनरेट कर रहा है तो टेंसाइल फोर्स है, टेंशन का मतलब तनाव जनरेट कर रहा है तो टेंसाइल फोर्स है। अब मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स पी एंड टेंसाइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फोर्स इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर देखिए ये टेंसाइल की एग्जांपल है। कंप्रेसिव कब होगा, जो सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, जीरो से कम हो, तब उस केस में जो है माइनस में जाए स्ट्रेस की वैल्यू तो कंप्रेसिव होगा। आइए देखते हैं चैप्टर 1 में यहाँ पर डिनोट किया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। देखिए लिखा है इफ सिग्मा इज लेस देन जीरो द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव, द फाइबर ऑफ द कंपोनेंट टेंड्स टू शॉर्टन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज। द फाइबर ऑफ कंपोनेंट टेंड टू शॉर्टन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी पर यहाँ पर रॉड जो था, जो मेंबर था, अभी हमने एग्जांपल जो लिया था इस वाले एग्जांपल में, ये कहीं रॉड फिक्स है किसी दीवार से। अब यहाँ पर आपने क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगाया, इसको शॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसको दबाने की, अंदर की तरफ प्रेस करने की, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये वाला जो केस है, इस वाले केस में अगर कहीं
कैलकुलेशन है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, ये फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव होगा तो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। सिग्मा की वैल्यू निगेटिव आएगी। मान लिया कि -2 न्यूटन का है, तो माइनस क्यों आ रहा, देखिए माइनस का मतलब जब बॉडी से बाहर की तरफ फोर्स दिखे, वो भी स्ट्रेस, स्ट्रेस हमेशा अंदर की तरफ दिखना चाहिए, क्योंकि बॉडी बॉडी को टीयर ऑफ करना। तो उस केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है कि बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा बाहर की तरफ जाके, तो उस केस में क्या है, हमारा वैल्यू निगेटिव होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव कैलकुलेशन भी समझ लीजिए आप, कभी कभार आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं तो जब भी फोर्सेज का कैलकुलेशन होगा तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव फोर्सेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी टेंसाइल स्ट्रेस होगी, यानी बाहर की तरफ अपने फोर्स खिंचाव करा है, टेंशन लगाया है, उस केस में ये फोर्स निगेटिव अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इस वाले फोर्स को हम कहेंगे स्ट्रेस, ये पॉजिटिव है अंदर की तरफ। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आपने फोर्स अंदर की तरफ लगा दिया तो ये वाला डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। समझ गए? आइए बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है, अभी देखिए शियर स्ट्रेस एक एग्जांपल अभी तक आपने देखा था, वो था आपका टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन अ बार और मेंबर। अभी हमने देखा कि उसके बारे में समझना जो है आसान था, लेकिन इसी के साथ साथ उस जो भी आपने पार्ट की स्टडी करी है, उस पार्ट की स्टडी में जब भी फोर्स लगा होगा तो उसके साथ सरफेसेज होते हैं डिफरेंट टाइप के, और सरफेसेज में जो फोर्स लग रहे होते हैं ये वाले, जो उसको टीयर ऑफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेयर बाय लेयर टीयर ऑफ, टीयर ऑफ मतलब एक तरह का डिफॉर्मेशन, वो इलांगेशन की जो परपेंडिकुलर जो सरफेस था। मान लिया कि ये सरफेस है, ये वाला सरफेस है, देखिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे जब ये फोर्स आपने लगाया तो ये वाला फोर्स इसको इलंगेट करने की कोशिश करेगा, इसको, इस सरफेस को, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको डिस्टॉर्ट करेगा, कोशिश करेगा इसको बेंड करें या फिर टॉर्ट करें। तो इस टॉर्ट को जो लगने वाला फोर्स है, जो इसको इस तरह का कोशिश करे कि ये इधर हो जाए, जैसे कि ये इधर आ जाए, ये, या फिर ये इधर हो जाए, सरफेस जो है आगे की तरफ खिसक जाए अपने लेयर पर, तो उस केस में हम सियरिंग फोर्स बोलते हैं उस फोर्सेज को। यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया कि इसके अपोजिट में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, वो सियरिंग फोर्स है। यहाँ पर देखिए, व्हेन अ फोर्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेस इज डेवलप up in a plane parallel to the applied forces और shear stress। shear stress का मतलब वो स्ट्रेस जो इसको shear ऑफ करे, shear का मतलब टेयर, टेयर आउट करे, फाड़ने की कोशिश करे इसको, इसको मतलब एक तरह का अपने सरफेस के एलांग डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करे। अब आपको थोड़ी सी डिटेल में मैं बता दूं जिससे आपको शियर और बेंडिंग, शियर और टेंसाइल के बारे में तो क्लियर है, लेकिन शियर के बारे में आपका दिमाग थोड़ा सा घूम रहा होगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो शियर स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, मान लिया ये प्लेन है और आपने ये फोर्सेज लगाई, आपने ये फोर्सेज लगाई, तो ये वाला जो प्लेन है, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे कहीं ना कहीं बेंडिंग अगर क्रिएट हो रहा, जिससे डिस्टॉर्ट हो रहा, घूमने की कोशिश कर रहा है, ये सरफेस मुड़ जा रहा है या बेंड हो जा रहा। कभी कभी आपने देखा होगा ओवर फोर्सेज लगा दिया, तो ओवर फोर्स लगाने पे ये जो कील है, ये कील का जो पेंदी वाला हिस्सा है, ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो फोर्स है जिसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसका सरफेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, उस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। शियर फोर्स का मतलब कि इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है उसको हम शियर कहते हैं, शियर ऑफ कर रहा है इस पर। तो यहाँ पर इस तरह का हमने सरफेस कैलकुलेट किया, और इसके बिहाफ पर इस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला सरफेस हमने क्रॉस सेक्शन निकाला, और इसको हमने क्रॉस सेक्शन को देखिए यहाँ पर डिफाइन किया है, क्रॉस सेक्शन को टीयर ऑफ करने की जो कोशिश करे उसको हम शियर फोर्स बोलेंगे। शियर का मतलब प्लेन के अकॉर्डिंग, प्लेन, यू प्लेन, अच्छे से समझिए, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। इस प्लेन पर सरकने की अगर कोशिश करे ये फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये प्लेन इधर शिफ्ट होने की कोशिश करे, उसको हम कहेंगे सियरिंग फोर्स लगा हुआ है। सियरिंग फोर्स और टेंशन वाली फोर्स दोनों एक साथ ही लग रही होती है, ये भी ध्यान रखना है।
जब भी आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा तब भी शियर फोर्स लगेगा, जब भी आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तब भी शियर फोर्स लगेगा, तो शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा साथ में। इसीलिए दोनों का कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन forces transmitted from one body to another body of stress developed plane parallel to the applied forces। जो प्लेन है अप्लाइड फोर्सेज के पैरेलल में जो प्लेन है, अभी हमने बता दिया था आपको समझने के लिए, ये वाला एरिया देखो, इसमें जो अप्लाइड फोर्सेज के पैरेलल में जो प्लेन आएगी आपकी, ये वाली प्लेन जिसको हम कट करके, अगर अगर आपका ये सिलेंड्रिकल रॉड है तो कट करने पे आपको दिखेगा, ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूं, इस वाले प्लेन की। कौन सी? इस वाले की, जो इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, इस पे जो लगेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ये सियरिंग फोर्स लगाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस एक्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्ट्रेस इंटरेस्ट, ठीक है। फोर्सेज P इज अप्लाइड ट्रांसवर्सली टू द मेंबर AB shown in the figure, इस वाले में, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग इंटरनल फोर्सेज एक्ट ऑन द प्लेन ऑफ द सेक्शन C इज कॉल्ड शियरिंग फोर्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो शियरिंग फोर्स कर रहा है, जो P, और करस्पॉन्डिंग एवरेज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एवरेज एरिया, ये वाला एरिया जिस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है, ये वाला एरिया जहां पे हमने शियर अप करने की कोशिश की है, ये वाला एरिया एक तरह का, तो इसको हमने कहा कि ये है हमारा शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन के बारे में कैलकुलेट करते हैं। अब स्ट्रेस हमने देख लिया, अब स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब जो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी डिफॉर्म हो जाती है उस फोर्स की वजह से, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करें? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, स्पेशली पर यूनिट लेंथ का डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्ट्रेन। इस ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन कौन सा होता है? कि डिस्प्लेसमेंट इन द लेंथ पर यूनिट एरिया, जो लेंथ है, जो रॉड है, रॉड के पर यूनिट एरिया में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। द इलोंगेशन इन द फिगर डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल जीरो, तो टेंसाइल स्ट्रेन ये जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेन का मतलब जो ओरिजिनल लेंथ और जो आपका डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ उसको। इन इंजीनियरिंग स्ट्रेन और कन्वेंशनल स्ट्रेन, हियर वी डिवाइड द एलोंगेशन टू द ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर नॉट एक्चुअल द लेंथ। अब यहाँ पर क्या होता है, इंजीनियरिंग में जब कैलकुलेट करते हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो, नॉट एक्चुअल लेंथ। यहाँ पर इंजीनियरिंग में आप ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं, एक्चुअल लेंथ से नहीं। कन्वेंशनल स्ट्रेन हियर टू द ओरिजिनल लेंथ नॉट द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ का मतलब जो स्ट्रेंथ के द्वारा ये बढ़ गया था लेंथ, इससे हम डिवाइड नहीं करते हैं। कौन सा? ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेन के बारे में हमें आइडिया लग चुका है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है टेंसाइल स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए। लेटेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। 100 mm का एक ओरिजिनल लेंथ है। व्हेन वी अप्लाई एक्सियल लोड 10 किलो न्यूटन, द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, एप्लीकेशन ऑफ लोड 100 mm, 1.1 mm का इलंगेशन हो जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेन कैलकुलेट करिए। तो 0.1 mm, ठीक है, 0.1 अपॉन क्या वैल्यू आ जाएगी? ओरिजिनल लेंथ क्या है उसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। ये हमारी कैलकुलेट हो गई स्ट्रेन की वैल्यू, जो एप्सिलॉन टी टेंसाइल इक्वल टू कितना हो जाएगी? 0.001, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब की बार कंप्रेसिव के बारे में, कंप्रेस जब होगा, ठीक है, तो कंप्रेस के बारे में, कंप्रेस का मतलब इलांगेशन छोटी होगी, घटेगी, रॉड ओरिजिनल रॉड से कम होगी। इफ अप्लाइड फोर्सेज इज कंप्रेसिव देन द रिडक्शन इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। इट इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा। एग्जांपल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ रॉड ऑफ 100 mm लेंथ, व्हेन वी अप्लाई कंप्रेसिव स्ट्रेस 10 किलो न्यूटन, सेम एग्जांपल दिया 99 mm का हो जाता है। सो कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप्ड इज गिवन बाय द, इस एग्जांपल से दिया गया कंप्रेसिव क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल जीरो। डेल्टा एल क्या होगा? एल माइनस एल नॉट, जो
एलोंगेटेड लेंथ है अपॉन एलोंगेटेड मतलब यहाँ पर कंप्रेस्ड लेंथ है माइनस एल नॉट अपॉन इतना, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी और ये डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। माइनस में क्यों आएगी आपको पता है, एल नॉट मतलब पहले वाली वैल्यू 100 है और अब वाली वैल्यू कम हो गई है। तो शियर स्ट्रेंथ अभी हमने देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अब तक। हमने क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा सिग्मा टी, सिग्मा सी और टाउ। तो हमने तीन चीज पढ़ी है। टाउ का मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इसी तरह का जब हमने तीन चीज पढ़ी है तो इसी तरह का हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ा, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन सी भी पढ़ लिया हमने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की स्टडी कर रहे होंगे क्या, कितने, कौन सा महीना, कौन सा महीना पता करके आओ। अब शियरिंग स्ट्रेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। शियर स्ट्रेस व्हेन अ फोर्स अप्लाइड थी टेंजेंशियली टू द एलिमेंट शोन इन द फिगर। जब किसी बॉडी पर आप जो है फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई करते हो, टेंजेंशियली का मतलब अभी हमने देखा शियर ऑफ होता है, जिससे शियर ऑफ जब होता है तो उसमें जो है एलंगेशन भी शियरिंग होगा इस तरह से। तो इस एलंगेशन की वजह से अभी हमने कील वाली बात की थी आपसे कि जब आप कील पर फोर्स लगा रहे हो, हथौड़ा मारते हो, तो ये बेंड हो जाता है, ये फैल जाता है। इस फैलने की वजह से इसमें एलंगेशन, एक तरह का कंप्रेशन या इलंगेशन क्रिएट हुआ। जो ये इलंगेशन क्रिएट हुआ इसी को हम शियर ऑफ बोलते हैं, शियर हो गया। तो यहाँ पर भी शियर ऑफ का ए एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है, एक सरफेस का एंगल क्रिएट हुआ और ये एंगल इस तरह का क्रिएट हुआ, देखिए ये सरफेस। तो ये शिफ्टिंग जो हुई है, जो फोर्स along उस शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा इलंगेशन डेवलप हुआ। इलंगेशन को ही हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन व्हेन अ फोर्स बी अप्लाइड टेंजेंशियली टू द एलिमेंट शोन इन द फिगर डिस्प्लेस्ड टू द डॉटेड लाइन से डिस्प्लेस्ड हुआ जो उसको डिपेंड कर रहा है। वेयर सिग्मा, वेयर डेल इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेल क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है उससे जो डेविएशन है वो की उसकी बात कर रहा। इन द अपर फेस में डेविएशन होगा लेकिन लोअर फेस में नहीं होगा, क्योंकि लोअर फेस फिक्स होगी तभी ये शियर वाला जो फोर्स है वो इफेक्टिव होगा और बेंट करा पाएगा। The element relative to the lower face L is the distance between these forces is shear strain. Shear strain original length upon change in length. Change in length upon original length is known as the shear strain या फिर strain। तो यहाँ पर हमने देखा कि शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि शियरिंग जो फोर्सेज है और उसकी वजह से जो डेविएशन आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है उस बॉडी में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर डेविएशन का जो अपर पोर्शन है वो सरफेस का, उसमें जो वैल्यू आई है डेल डेविएशन की, उस डेल डेविएशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को ही हमने बोला है कि इस स्ट्रेन है। और यहाँ पर शियर स्ट्रेन होगा तो डेल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह का हमारा कैलकुलेशन है। तो स्ट्रेन का कोई वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई भी यूनिट नहीं है, इसलिए स्ट्रेन को हम डायरेक्ट लेंथ अपन लेंथ का रिवीजन है इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी है और एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर शियरिंग वाला जो स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन, इसको हम गामा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ब्लॉक, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। 100 बाई 100 क्रॉस सेक्शन एरिया है, 10 mm इसका हाइट है और 10 mm हाइट से ही ये बेंड होगा, हाइट में ही कुछ डेविएशन आएगा। व्हेन वी अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स 10 kilonewton upper edge is displaced by 1 mm relative to the lower surface। अब यहाँ पर 1 mm का डेविएशन आया किसमें, हाइट में, तो यहाँ पर 1 mm का डेविएशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो शियरिंग स्ट्रेन आएगी 1 mm और 10 mm, तो 0.1 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और उधर टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टी इज इक्वल टू 10 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ये रहा, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, तो
ये ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा टी, ट्रू स्ट्रेस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। जो लोड अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग उसका इंस्टेंटेनियस एरिया क्या है, उस एरिया को कैलकुलेट करिए तो वो आएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या है, 1 प्लस सीयर जो हुआ है, सीयर का मतलब जो एलंगेशन सीयरिंग फोर्स की वजह से हुआ है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिग्मा हमेशा जो क्या होगा, सिग्मा ट्रू हमेशा उस वैल्यू से ज्यादा होगा जो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट होती है, उससे अक्सर ज्यादा होगा यदि जो है हम स्टडी कर रहे हो, कौन सी स्टडी, इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हो और फोर्सेज टेंसाइल हो उस केस में। तो सिग्मा एंड एप्सिलॉन इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और ट्रू स्ट्रेस जो होगा वो दोनों स्ट्रेस और प्लस स्ट्रेन दोनों का कॉम्बिनेशन जो पार्ट बनेगा वो ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करा जाएगा। ट्रू स्ट्रेन भी इसी तरह से कैलकुलेट होगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी, एल नॉट टू एल तक डेविएशन आया, डेविएशन डी एल अपॉन एल, तो यहाँ पर जो है डी एल बाई, और ये जब इसका इंटीग्रेशन लिया तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, और इसी तरह से एल एन वन प्लस ई की वैल्यू आएगी, और इसको ए जीरो अपॉन ए नॉट में भी मेंशन कर सकते हैं, ए नॉट अपॉन ए जीरो में, और इसी तरह से टू एल एन डी नॉट अपॉन डी, ये इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हैं। ये टू एल एन डी नॉट अपॉन डी कैसे आया, क्योंकि पाई डी स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई डी स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। ए नॉट अपॉन ए कैसे आया, इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे रिलंगेशन है एल, तो अब P इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन ये होता है, P इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा इक्वल टू, तो यहाँ पर हम सिग्मा की जगह जब हम dl को डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये वैल्यू सीधा रिवर्स हो जाएगी और वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, L को हमको कैलकुलेट करना होगा, रिलेशन के अनुसार हम पुट अप कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। ए नॉट एल नॉट इज इक्वल टू ए एल इज द वैल्यू फॉर नेक इंफॉर्मेशन। नेक नहीं हुआ है, नेक से पहले है, जब भी डेविएशन नहीं हुआ है तो ए नॉट एल नॉट और ए नॉट एल नॉट बराबर होंगे, द वैल्यू ऑफ स्पेसिमेन इज एज्यूम्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू, और इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू ई टू द पावर ई टी, यानी ये ट्रू वैल्यू -1। ठीक है, ये वैल्यू आती है इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ की। तो ये भी समझ में आ चुका है हमें लगता है आप लोगों को। कंपैरिजन ऑफ इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोन इन द फिगर बिलो। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे इसको, और इसकी स्टडी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें यहाँ पर आज अभी तक क्लियर होंगी। अभी तक हमने पढ़ा है जो, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बाद हमने शियर फोर्स पढ़ा है, शियरिंग स्ट्रेस पढ़ा है यानी टाउ सी पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि एफ साइलन यानी शियर स्ट्रेन पढ़ा है, शियर स्ट्रेन जो टेंसाइल होता है और जो कंप्रेसिव होता है, और जो है शियर स्ट्रेन, ये इन जनरल गामा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डेविएशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह का यहाँ पर लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका बिना डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसको हम मेगा पास्कल में डिनोट करते हैं, और ये जो है वैल्यू है। तो इन सबके रिलेशंस को भी स्टडी कर लिया है, और ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन भी जान लिया है। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और इनटू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा। इसी तरह से हमने देखा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से हल्का सा ज्यादा होगा ट्रू स्ट्रेस, तो ये भी हमने देख लिया, और हमने लगभग कैलकुलेशन के बारे में अब तक समझ चुके हैं। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इन दोनों के कर्व के बारे में हम देखेंगे। तो जो भी चीजें हैं आइए डिटेल में देखते हैं नीचे नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ये वाला हम वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं,
ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।